हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, मैं फिर से ईजान वर्ष फीस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ जैसा प्यार और सपोर्ट आपने पहले दिया है वही प्यार और सपोर्ट आप इस बार भी देंगे। और जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि इस बार ईजान वर्ष फीस्ट का जो टॉपिक है वो साइंस से रिलेटेड है, तो चलिए उसी बेस पर मैं भी आपके लिए एक वन शॉट लेकर आई हूँ और आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी लिखी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट के द्वारा मुझे बताना कि आपको ये एफएफ कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता देती हूँ, ये एक वांगशांग स्टोरी है। इसमें टॉप हमारा लेंजन और बॉटम विंग है और ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी होने वाली है। साथ ही विंग की एज 18 ईयर्स ओल्ड है और वांग जी की एज 20 ईयर्स ओल्ड है और दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट है। मगर हाँ, दोनों की ही लाइफ डिफरेंट है और क्या डिफरेंट है वो कहानी में पता चलेगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है वी मेंशन से, जहाँ का एक लौता मालिक हमारा विंग है। वैसे तो उसके मॉम डैड अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने इकलौते बेटे विंग के लिए छोड़कर गए हैं, मगर आज वही प्रॉपर्टी उसकी दुश्मन बन गई। मेरा मतलब विंग के मॉम डैड उसके बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी इतनी प्रॉपर्टी, इतनी सारी जायदाद का इकलौता मालिक था हमारा विंग। मगर विंग का इस दुनिया में उसके मॉम डैड के अलावा कोई नहीं था सिवाय एक मासी का जो यूजियान थी। और जब विंग को संभालने का मौका आया, यूजियान ने विंग को तो संभाल लिया मगर केवल और केवल उसकी प्रॉपर्टी के लिए। और विंग को उसकी प्रॉपर्टी मिलने वाली थी उसके 21 साल पूरे होने के बाद, इसलिए न चाहते हुए भी यूजियान विंग के साथ कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय उसके साथ मारपीट करने के अलावा। और यूजियान हमेशा विंग के साथ एक नौकर जैसा ही बिहेव करती थी। जब से विंग ने होश संभाला था तब से ही यूजियान ने विंग को मारना, पीटना, टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था। विंग की ज़िंदगी बद से बदतर कर दी थी। विंग के माइंड में भी यूजियान का ऐसा खौफ बैठ गया था कि वो वो यूजियान के एक ही आवाज़ में कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो, वो सब छोड़कर यूजियान के सामने आकर अपना हाथ बांधकर सिर झुकाकर खड़ा हो जाता था। और फिर समय बीतता गया। अब हमारा विंग 18 साल का हो गया। साथ ही वो कॉलेज में भी चला गया जहां आज उसका फर्स्ट डे था। मगर घर से निकलने से पहले विंग घर का सारा काम करके अपना कॉलेज पहुंचा था, जहां उसकी हालत देख सभी लोग उससे दूर हो रहे थे क्योंकि विंग के कपड़ों से मसालों की महक, यहाँ तक कि घर के सड़े गले कचरे की महक आ रही थी। उसके बावजूद भी विंग किसी से कुछ भी नहीं कहता और जाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है, जहां उसके कुछ क्लासमेट भी विंग को बुली करने लगे। मगर विंग फिर भी उन्हें कोई जवाब नहीं देता और उन लोगों से बुली होता रहता। तभी बाहर से हमारा लेंजन अपने कुछ फ्रेंड के साथ अपनी क्लास की तरफ जा रहा था। वहीं उसकी नज़र जब विंग पर पड़ती है और देखता है कि कुछ लोग उस पर्सन को बुली कर रहे हैं, तो वो अपने फ्रेंड के साथ क्लास में आता है और उन स्टूडेंट से पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। लेंजन की आवाज़ सुनकर सभी ओमेगा लेंजन को देखकर कहते हैं, सीनियर आप। लेंजन फिर पूछता है, तुम सब क्या कर रहे थे? वो ओमेगा गर्ल्स कहती है, कुछ नहीं सीनियर। तभी उसी क्लास में एक ओमेगा बॉय बैठा था। उसे देखकर लग रहा था शायद वो भी पहले इन ओमेगा गर्ल से बुली हो चुका है और आज विंग के साथ वही देखकर उसे अपने साथ हुए एक्सीडेंट याद आ गया था। लेकिन आज जब वो ओमेगा विंग के साथ वो सब कर रहे थे तो वो चुप नहीं रह पाता और उठकर सीधा लेंजन से कहता है, सीनियर ये ओमेगा गर्ल उस बेचारे ओमेगा बॉय को बुली कर रहे हैं। वहीं अब विंग नज़र उठाकर उस पर्सन को देखता है जिसने उसके लिए आवाज़ उठाई। उधर से वो पर्सन भी उठकर आता है और विंग के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, घबराओ मत सीनियर, उन्हें समझा देंगे। विंग हाँ ना में कोई जवाब नहीं देता। इधर लेंजन एक नज़र विंग को देखता है जिसने पोनी बनाई थी। उसके कुछ छोटे छोटे बाल बिखरे हुए थे। साथ ही उसकी यूनिफॉर्म, जिसे देखकर लग रहा था कि वो यूनिफॉर्म पुरानी है, उस पर सिलवट्टे भी पड़ी हुई थी। ये देखते हुए अब लेंजन उन ओमेगा गर्ल्स से कहता है, अगर आइंदा से तुमने किसी को भी बुली किया ना तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकलवा दूंगा, समझी? वो ओमेगा गर्ल कुछ भी नहीं कहती। तभी पीछे से वेंचाओ और उसकी गैंग भी आकर कहती है, लेंजन। और फिर लेंजन के पास आकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को डांटने की? अब लेंजन बेंचाओ की तरफ देखता है और कहता है, ओह तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, फिर तो तुम ध्यान से सुनो। आइंदा से मैंने तुम्हें किसी को भी बुली करते हुए देखा ना तो याद है ना मैंने क्या कहा? इतना कहकर वो वहाँ से अपनी क्लास में चला जाता है। उधर विंग आज दो पर्सन को उसके लिए स्टैंड लेते देख बहुत अच्छा फील करता है, मगर फेस पर कोई इम्प्रेशन नहीं लाता
और अब वो पर्सन जो उसके पास खड़ा था वो विंग से कहता है, हेलो मेरा नाम न्यूसेन है। और तुम्हारा? विंग कहता है, मेरा नाम विभूषण है और सब मुझे विंग कहते हैं। न्यूसेन कहता है, ओ तो मैं भी आज से तुम्हें विंग कहूँगा। विंग हूँ मैं जवाब देता है। अब न्यूसेन भी उसके पास बैठ जाता है और अब वो लोग अपना क्लास अटेंड करते हैं। और अब शाम का सीन देखते हैं। वी मेंशन जो कि अब जियान मेंशन बन चुका था और यू जियान जो मैडम यू बन चुकी थी। वहीं मैडम यू के दो बच्चे जियान यांगली जो अब्रोड में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। वहीं हमारा जियान चेन जो 19 साल का है और वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता है जिसमें विंग पढ़ता है। और साथ ही वो विंग को खास पसंद नहीं करता। इसलिए शाम को डिनर टेबल पर जियान चेन अपने मॉम डैड को बताता है कि आज विंग के लिए वेंचाओ और लेंजेन के बीच झगड़ा होने वाला था। ये सुनकर मैडम यू शॉक होते हुए पूछती है, क्या विंग के चक्कर में? जियान चेन कहता है, हाँ मॉम। और फिर वो कॉलेज में जो हुआ था वो सब अपनी मॉम को बताता है। ये सुनकर तो मैडम यू शॉक हो जाती है क्योंकि मैडम यू लेंजेन की फैमिली के बारे में भी जानती थी और वेंचाओ की फैमिली के बारे में भी जानती थी क्योंकि वो दोनों ही चाइना के पावरफुल बिजनेसमैन थे और उन दोनों में से किसी एक को भी गुस्सा आ गया तो वो जियान फैमिली को बर्बाद कर सकते थे। यही सोचते हुए मैडम यू जोर से विंग को आवाज़ देती है। मैडम यू की आवाज़ सुनकर विंग अंदर किचन में प्लेट निकाल रहा था। डर के कारण वो छूट के टूट जाता है। प्लेट टूटने की आवाज़ सुनकर मैडम यू किचन की तरफ जाती है और देखती है कि विंग ने प्लेट तोड़ दी है। ये देखकर तो मैडम यू को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो विंग का हाथ खींचकर एक डार्क रूम में ले जाती है और फिर विंग को वहाँ फेंकती है और दीवार से अपना हंटर निकालकर विंग को मारना स्टार्ट करती है। विंग चिल्ला रहा था, चीख रहा था, रो रहा था, मगर बाहर जियान चेन मस्त करके अपना फूड एंजॉय कर रहा था। वहीं जियान फेमियान स्टडी रूम में अपना कुछ काम कर रहा था, मगर दोनों ही विंग का चीखना चिल्लाना सुन रहे थे। उसके बावजूद भी वो दोनों मैडम यू को रोकने के लिए नहीं आते। इधर मैडम यू विंग को मारते हुए कह रही थी, तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था या फिर वहाँ अमीर घरों के बच्चों से पंगा लेने? और ऊपर से तुमने इतनी एक्सपेंसिव क्रॉकरी का सेट भी खराब कर दिया। और फिर विंग पर अपना गुस्सा उतारने के बाद मैडम यू शांत होकर बाहर आती है और अपना डिनर करने लगती है और अंदर विंग जो दर्द से करा रहा था। साथ ही वो अपने मॉम डैड को याद कर रहा था कि डैड आप कहाँ चले गए, मॉम आप कहाँ चले गए, प्लीज़ मेरे पास लौट आइए और मुझे भी ले चलिए। और वो खिसकते खिसकते एक अलमारी से हिट होता है और उस अलमारी में ऊपर रखे हुए कुछ पेपर नीचे गिर जाते हैं। अब विंग जिसके आंखों में मोटे मोटे आंसू थे वो उन पेपर को उठाता है और समेटते हुए कहता है, मॉम डैड अब मैं जीना नहीं चाहता, बहुत हो गया, अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मॉम डैड मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत। तभी उन पेपर में से एक पेंडेंट गिरता है जिसका अजीब सा डिजाइन था। उसमें बीच में रेड कलर की एक अजीब सी मोती लगी हुई थी जो अपना रंग चेंज कर रही थी और उसके बाहर 7 रिंग बने हुए थे। विंग वो पेंडेंट देखता है और उस मोती को प्रेस करता है, तभी वो सारे रिंग चमकने लगते हैं। ये देखकर विंग एकदम शॉक और वो जल्दी से उस रेड कलर की मोती को बंद करता है और जैसे ही विंग उस मोती को प्रेस करता है वो रिंग चमकना बंद हो जाते हैं। ये देखकर विंग फिर से उस मोती को प्रेस करता है और फिर से वो रिंग चमकने लगते हैं। विंग 2-3 बार वो रिंग को साइन करवाता है और फिर बंद करता है। अब विंग वो रिंग देखता है और मन में सोचता है, इसमें तो रोशनी आ रही है और गाइस कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक उसी प्रकार विंग उस रूम को देखता है जो पूरी तरह डार्क था। वहाँ रोशनी बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि उस कमरे की लाइट का स्विच बाहर था और मैडम यू जब भी विंग को मारती थी या उसे टॉर्चर करती थी तो वो विंग को उसी रूम में बंद करके बाहर से लाइट ऑफ करके चली जाती थी। विंग उस अंधेरे से भी डरता था, लेकिन जब आज उसके हाथ वो पेंडेंट लगा था जो मोती प्रेस करने के बाद उसमें जो रिंग बने हुए थे वो चमक रहे थे, जैसे अंधेरे में जुगनू चमकता है वैसे ही। इसलिए विंग उस पेंडेंट को ऑन करके रोते रोते सो जाता है, मगर विंग नहीं जानता था कि वो कोई मामूली पेंडेंट नहीं बल्कि उसके डैड ने एक ऐसा गैजेट बनाया था जो दूसरे ग्रह के दूसरे प्लेनेट से संपर्क कर सके, उनसे बात कर सके। क्योंकि विंग के डैड एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो एक ऐसा गैजेट बनाने के पीछे काम कर रहे थे जो किसी दूसरे प्लेनेट से संपर्क कर रहे थे, मतलब एलियन से। और फिर फाइनली उन्होंने एक ऐसा गैजेट बना लिया था जो अन्य किसी भी प्लेनेट में संपर्क कर सके। साथ ही उन्होंने ये ध्यान रखा कि ये गैजेट ज़्यादा बड़ा ना हो क्योंकि फिर उसका मिसयूज हो सकता था ना, इसलिए
उन्होंने वो 7 रिंग वाला गैजेट बनाया था और आज विंग को मिल गया और उसने रोशनी के चक्कर में उस गैजेट को ऑन कर दिया और रोते रोते सो गया। अब हम एक दूसरी दुनिया को देखते हैं, एक एलियन की दुनिया जहाँ सेम टू सेम अर्थ जैसा जीवन था। मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ एलियन एक फैमिली की तरह ही रहती हैं। और अजीब बात थी कि वो एलियन कभी भी किसी का भी रूप ले सकते थे। वहीं 2 एलियन ऐसे थे जो हमारे विंग और लेंजन की तरह ही दिखते थे। और उस वर्ल्ड में हमारा विंग, जिसका नाम लिटिल बनी रखा हुआ था, वो अपने प्लेनेट में सबका लाडला था, सब उसे बहुत प्यार करते थे। वहीं उसका पार्टनर, जिसका नाम एलियन वांगजी था, वो अपने फीमेल एलियन, जिसका नाम लिटिल बनी था, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और वहीं हमारा वांगजी उस प्लेनेट पर एक साइंटिस्ट था जो 24 घंटे अपने लैब में ही रहता था। उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वो अपने पार्टनर से मिल सके। ये देखकर एक दिन हमारे लिटिल बनी को गुस्सा आता है और वो अपने प्लेनेट से एक यूएफओ लेकर घूमने निकल जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसके पार्टनर ने उसे देखा नहीं था, ना ही उसे प्यार किया था। इसी बात से लिटिल बनी को गुस्सा आता है और वो निकल जाता है। तभी उसी प्लेनेट पर यहाँ तक कि जो भी यान या यूएफओ उस प्लेनेट पर रहते थे उन्हें विंग के उसी गैजेट से सिग्नल मिलता है, जिससे हमारे बनी के यूएफओ में हलचल होती है। यहाँ तक कि वांगजी के स्पेस सेंटर में भी वांगजी को सिग्नल मिलता है कि कोई तो उन लोगों से कांटेक्ट करना चाहता है, मगर कौन ये पता नहीं था चलता। इधर लिटिल बनी जो यूएफओ लेकर घूमने गया था, उस यूएफओ में सिग्नल मिलते ही हमारा बनी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो सामने आते हुए मेट्रोइड उल्का पिंड उसे नहीं देख पाता और उसका यूएफओ उससे टकरा जाता है और उसके पार्ट्स डैमेज होने के कारण वो लिटिल बनी और उसका वो यान मतलब यूएफओ जाकर सीधे अर्थ पर गिरता है, वो भी गुसू यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में। अब नेक्स्ट डे जब सभी स्कूल टीचर, प्रोफेसर, स्टूडेंट अपने कॉलेज पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में एक बहुत बड़ा यूएफओ यानी उड़न तस्तरी गिरी है। थोड़ी देर में वहां पर लैन कुरेन, लैन सिचेन और तो और गुसू यूनिवर्सिटी में जो भी डोनेशन देते थे वो सभी स्कूल फाउंडर, ट्रस्टी सभी यूनिवर्सिटी में मीटिंग करते हैं। साथ ही वहाँ पुलिस वाले, फायर ब्रिगेड वाले, डॉक्टर और यहाँ तक कि मीडिया भी पहुँचकर लाइव कास्ट दिखाने लगती है। वहीं अगली मॉर्निंग हमारे विंग को उस रूम से बाहर निकाला जाता है और हमारा विंग उस गैजेट को, जिसे उसने रात भर ऑन करके छोड़ दिया था, उसे उठाता है और बंद करके उसे एक धागे में बांधता है और अपने गले में पहन लेता है। और अब बाहर आकर पहले तो विंग घर का काम करता है और फिर अपने लिए कुछ एप्पल जो खराब हो चुके थे उन्हें फेंकने के बहाने एक पॉलीथीन में भरकर अपने स्कूल बैग में रखता है और फिर वो भी घर से कॉलेज के लिए निकल जाता है। और रास्ते में जो एप्पल ज़्यादा ख़राब हो चुके थे उन्हें फेंक देता है और जो थोड़े बहुत सही थे उन्हें बैग में लेकर कॉलेज पहुंचता है। और वो भी उस यूएफओ को देखता है, मगर उसे भूख लगी थी क्योंकि उसने रात में कुछ भी नहीं खाया था और ना ही मैडम यू ने उसे सुबह कुछ खाने को कहा था। उल्टा जो फल ख़राब हो चुके थे उन्हें फेंकने को कहा था। उन्हीं में से वो फल छाँट कर अपने लिए लाया था, मगर कॉलेज में आज इतनी भीड़ देखकर उसे ऐसी कोई जगह ही नहीं मिलती जहां वो उन फ्रूट को छाँट कर खा सके। इसलिए वो सबसे बचते बचाते टेरेस पर पहुंच जाता है और फिर अपने बैग से एक छोटा सा चाकू निकालकर और उन फ्रूट को निकालकर जो पार्ट खराब था उन्हें साफ करने के बाद उन्हें खाता है और अपनी भूख को शांत करता है। मगर तभी हमारे विंग की नज़र लिटिल बनी पर पड़ जाती है और वो डर जाता है। मगर डरते हुए वो लिटिल बनी से पूछता है कि तुम कौन हो, मगर लिटिल बनी कुछ अजीब ही कोड वर्ड में बात कर रहा था जो हमारा विंग नहीं समझ पा रहा था। इसलिए हमारा लिटिल बनी विंग का फोरहेड पकड़ता है और अपना फोरहेड टच करता है और वो विंग की सारी दुख तकलीफ, यहाँ तक कि उसकी भाषा, उसकी काम करने की शक्ति यानी सारी स्केल ले लेता है। और अब वो विंग से विंग की भाषा में ही बात करता है और विंग को बताता है कि मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ और नीचे जो यूएफओ दिखाई दे रहा है वो मेरा है। मैं अपने बॉयफ्रेंड से गुस्सा होकर उस यूएफओ को लेकर अपने प्लेनेट से बाहर निकल गया और रास्ते में एक चट्टान से मेरा यूएफओ टकरा गया और मैं सीधा अर्थ पर लैंड हो गया। मगर ये बताओ तुम ये खराब फल क्यों खा रहे हो और तुम्हारे बॉडी में इतना पेन क्यों हो रहा है। जो सुनकर विंग कहता है तुम्हें कैसे पता कि मेरी बॉडी में पेन है।
जो सुनकर लिटिल बनी कहती है, अरे यार मैंने तुम्हारी पावर ली है ना, इस वजह से जो चीज़ तुम फील करोगे वही अब मैं भी फील करूँगा। मेरा मतलब जैसे तुमने अभी ये फल खाया ना तो तुम्हारी भूख शांत हो गई, इसलिए मेरी भूख भी शांत हो गई, मगर तुम्हारी बॉडी पर जो पेन हो रहा है वो मुझे फील हो रहा है। क्या तुम्हें चोट लगी है, बताओ मुझे। मगर विंग उसे नहीं दिखाता। विंग कहता है नहीं। तभी लिटिल बनी कहता है, अरे यार दिखाओ ना मुझे। और वो विंग का शर्ट को ऊपर करता है तो देखता है उसके बदन पर चाबुक के निशान पड़े हैं जो एकदम नीले पड़ चुके हैं। लिटिल बनी जैसे ही उन्हें छूता है वो सारे निशान, पेन सब कुछ गायब हो जाता है। और लिटिल बनी कहता है अब ठीक है। तभी विंग पूछता है, अगर तुम दूसरे ग्रह से आए हो तो तुम वापस कैसे जाओगे, और अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मारकर या फिर हमेशा के लिए बंद कर देंगे, तो अब तुम क्या करोगे और कहाँ जाओगे। जो सुनकर लिटिल बनी कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। विंग कहता है, क्या मेरे साथ। लिटिल बनी कहता है, हाँ तुम्हारे साथ। क्यों, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं रखोगे। विंग मन में सोचता है, अगर तुम्हें घर लेकर गया तो आंटी मुझे और ज़्यादा टॉर्चर करेगी, हो सकता है वो इसे भी टॉर्चर करे। नहीं, मैं इसे टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकता। वो ये सब सोच रहा था। उधर लिटिल बनी को विंग की सारी मन की बात सुनाई दे रही थी और वो कहता है, ये बेचारा कितना परेशान है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। इसलिए लिटिल बनी विंग से कहता है, अगर तुम मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते हो तो छुपा के तो ले जा सकते हो ना। विंग कहता है, छुपा के, पर कैसे। तभी लिटिल बनी अपने हाथ पर लगे गैजेट से एक बटन प्रेस करता है और वो बनी में कन्वर्ट हो जाता है। और वो विंग से पूछता है, अब ठीक है ना। विंग कहता है, क्या तुम बनी में कैसे बदले। वापस से लिटिल बनी अपनी फॉर्म में आता है और वो विंग से कहता है, मेरे अंदर बहुत सारे फीचर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी का भी रूप ले सकता हूँ, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। विंग पूछता है, पर कैसे, ये कैसे हो सकता है। जिस चीज़ का जवाब देते हुए लिटिल बनी कहता है, क्यों क्यों नहीं हो सकता। क्या इंसान अर्थ पर रहकर ऐसी चीज़ें नहीं बना रहा है जो इंसान न होकर मशीन है। मेरा मतलब जैसे कंप्यूटर, रॉकेट, कार, एरोप्लेन, ये सभी मशीनें हैं और इनका निर्माण मानव द्वारा किया गया है। उसी प्रकार गैलेक्सी में भी हजारों प्रकार के प्लेनेट हैं जिनकी अपनी एक खूबी है। जैसे कि प्लेनेट पर जानवर की शक्ल के एलियन मिलते हैं, या जैसे बौने एलियन जो हूबहू मानव जैसे होते हैं, उसी प्रकार हमारा प्लेनेट भी है। हम एक संपूर्ण प्लेनेट में रहते हैं। मेरा मतलब हम लोगों ने भी ऐसी मशीन बनाई है जिस वजह से हम हर रूप में बदल सकते हैं। और हमारे प्लेनेट में सबके पास ये गैजेट है। जैसे मेरे पास ये बनी गैजेट है, अपना रूप, रंग, वेशभूषा, अपनी भाषा, सभी चीज़ चेंज करने की शक्ति है। उसी प्रकार हमारे प्लेनेट में जितने भी एलियन है वो अपना रंग रूप बदल सकते हैं। इसलिए मैंने बनी का रूप लिया। वैसे अब तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी ना। विंग कहता है, नहीं, पर एक बात बताओ, तुम्हारा यान तो टूट गया, अब तुम वापस कैसे जाओगे। लिटिल बनी कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरा पार्टनर टर्टल। विंग कहता है, टर्टल। लिटिल बनी कहता है, मेरा मतलब वांगजी, मेरा पार्टनर, वो मुझे ढूंढते हुए ज़रूर आएगा और अब जब तक वो आएगा तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ठीक है ना। विंग कहता है, ठीक है, तो तुम फिर से बनी रूप में आ जाओ, चलो घर चलते हैं। लिटिल बनी कहता है, ओके। और वो अपने हाथ पर बने एक गैजेट को प्रेस करता है और वो दोबारा लिटिल बनी मतलब रैबिट बन जाता है। अब विंग उसे गोद में उठाता है और कॉलेज के टेरिस से उतर कर सीधा वी मेंशन ले जाता है, जहां मैडम यू चिल्लाते हुए कहती है, आज कॉलेज में कोई भी पढ़ाई नहीं थी, उसके बावजूद भी तुम घर से बाहर चले गए, और तो और इस जानवर को भी घर लेकर आए, जहां से उठाकर लाए हो, इसे वहीं फेंक कर आओ। जो सुनते ही विंग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज़ आंट, इस बेचारे जानवर को यहीं रहने दो मेरे पास। मैंने आज से पहले आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, प्लीज़ आंटी इसे मेरे पास रहने दो, प्लीज़ प्लीज़। ऐसा करते करते वो नील डाउन होकर अपने आंटी के सामने रिक्वेस्ट कर रहा था। तभी फेमियान कहता है, यू एक रेबिट तो है, प्लीज़ उसे रहने दो। फेमियान की बात मानकर यू कहती है, ठीक है, पर यह बनी तुम्हारे कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए, समझे। और अब जल्दी जाओ, किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, उन्हें साफ़ करो और डिनर की तैयारी करो। विंग कहता है, जी आंटी। और अब विंग लिटिल बनी को अपने कमरे में लाता है, जो बहुत छोटा रूम था, मतलब एक सर्वेंट क्वार्टर था। विंग लिटिल बनी को बेड पर बिठाता है और उससे कहता है, अब तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं घर का काम पूरा कर लेता हूँ। तभी लिटिल बनी अपने एलियन वाले रूप में आता है और वो विंग से कहता है, वो औरत कौन थी जो तुम पर चिल्ला रही थी। विंग कहता है, वो मेरी आंटी थी। लिटिल बनी कहता है, तो वो तुम पर चिल्ला क्यों रही थी और तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, क्या उसी ने तुम्हें मारा था। लिटिल बनी के मुंह से इतना सारा सवाल सुनकर विंग कहता है,
ओहो तुम बहुत बोलते हो, इसलिए प्लीज़ तुम चुपके सो जाओ, घर के काम पूरा करता हूँ। तभी लिटिल बनी कहता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। विंग कहता है क्या, आंटी तुम्हें देखेगी तो मेरी जान ले लेगी। लिटिल बनी कहता है अरे कुछ नहीं करेगी। और वो फिर से रैबिट के रूप में आता है और बेड से छलांग मारकर कहता है चलो। विंग भी मुस्कुराकर उसके पीछे चला जाता है। जब विंग और लिटिल बनी किचन की हालत देखते हैं, लिटिल बनी एलियन रूप में आता है और विंग से कहता है बाप रे इतनी बुरी हालत। विंग कहता है हाँ ये तो डेली का है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर लूँगा। लिटिल बनी कहता है ओके तुम एक काम करो, वहाँ जाकर बैठ जाओ। विंग कहता है क्या बैठ जाओ, पर मुझे काम करना है। लिटिल बनी कहता है तुम बैठो मैं करता हूँ। विंग कहता है नहीं, मैं तुमसे घर के काम नहीं करवा सकता। लिटिल बनी कहता है अरे मैं नहीं करूँगा, बल्कि अब ये लोग ही घर का काम करेंगे। विंग कहता है क्या मतलब। लिटिल बनी कहता है अब तुम मेरा जादू देखो। और अब वो अपनी नज़रों को क्रिस्टल आइस में बदलता है और फिर सबको देखकर उन सबके दिमाग में ये फिट कर देता है कि एक को घर का किचन साफ करना है, कपड़े धोना है और डिनर तैयार करना है। और अब मैडम यू एकदम स्टेचू की तरह खड़ी होती है और किचन में आकर डिनर बनाने लगती है। वहीं जियान फेमियान आकर बर्तन साफ करने लगता है और जियान चेन जो अभी अभी घूम कर आया था वो जाकर कपड़े साफ करने लगता है। और लिटिल बनी विंग का हाथ पकड़कर लिविंग रूम में ले जाता है और विंग को टीवी का रिमोट देकर कहता है विंग लो अब तुम आराम से टीवी देखो। विंग कहता है क्या, पर ये सब तुमने क्या किया है। लिटिल बनी कहता है कुछ नहीं, मैंने उनका माइंड कंट्रोल किया है और जब तक मैं नहीं चाहूँगा ये लोग बाहर नहीं आ सकते। और आज बरसों बाद तुम अपनी एक नई ज़िंदगी जियोगे, तो तुम रिलैक्स होकर बैठो और इन्जॉय करो। विंग कहता है पर जब वो लोग होश में आएंगे तब आंटी मुझ पर गुस्सा करेगी। लिटिल बनी कहता है कुछ नहीं करेगी, मेरे पास उसका भी इलाज है। वैसे तुम मुझे अपने बारे में बताओ, क्या तुम्हें कोई गर्ल या फिर बॉय पसंद है या नहीं। विंग कहता है ये तुम क्या पूछ रहे हो, और आंटी को पता चलेगा कि तुम रैबिट नहीं बल्कि एलियन हो तो फिर तुम्हें पता है ना क्या होगा, वो तुम्हें पुलिस को दे देगी और फिर पुलिस वाले तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता। इसलिए प्लीज़ जब तक तुम्हारा पार्टनर ना आए तब तक तुम आराम से इस घर में रहो। लिटिल बनी सोचता है मुझे इसका भी माइंड कंट्रोल करना होगा, वरना ये भी अपनी इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। और वो विंग का माइंड भी कंट्रोल कर देता है। और अब विंग और लिटिल बनी दोनों ही टीवी देखकर एंजॉय कर रहे थे। अब हम इधर दूसरे प्लेनेट में देखते हैं जहाँ लिटिल बनी की मोम अपने हस्बैंड से कहती है कि बनी यहाँ नहीं है और स्पेस सेंटर में एक यूएफओ भी नहीं है, पता नहीं उसका बेटा कहाँ चला गया, कौन से प्लेनेट पर चला गया। इधर वांग जी को भी खबर मिलती है कि उसका लिटिल बनी प्लेनेट से गायब है। ये सुनते ही वो उस स्पेस शिप से बाहर आता है और लिटिल बनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर अफसोस यूएफओ का क्रश लैंडिंग होने के कारण वो पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर उनका लिटिल बनी कौन से प्लेनेट में गया है या फिर अंतरिक्ष में ही कहीं इधर उधर भटक रहा है। इसलिए उस प्लेनेट से वांग जी के साथ साथ और भी एलियन हमारे बनी की तलाश में निकल जाते हैं। इधर अर्थ पर मैडम यू डिनर बनाकर लाती है, मगर मैडम यू ने जो डिनर बनाया था वो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो खाना विंग ने टेस्ट किया था उसका स्वाद लिटिल बनी को भी फील हुआ था, जिसका स्वाद लिटिल बनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसलिए वो विंग को रोकता है और मैडम यू जियान फेमिया यहाँ तक कि चैन से कहता है कि वो लोग उस खाने को फिनिश करें, और जियान चैन से कहता है कि वो अपना क्रेडिट कार्ड दे। जियान चैन भी चुपके से अपनी पॉकेट से क्रेडिट कार्ड लिटिल बनी के हाथ में रख देता है। और अब लिटिल बनी विंग का हाथ पकड़कर पहले तो एक अच्छे से रेस्टोरेंट ले जाता है, जहां वो डिनर करने से पहले विंग से पूछता है कि वो क्या खाना चाहता है, जो सुनकर विंग कहता है कुछ भी। अब जैसे ही लिटिल बनी वेटर को बुलाता है तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है वेटर। अब लिटिल बनी उधर देखता है जहाँ से आवाज़ आई थी, तो सामने लेंजन बैठा था, जिसे देखकर लिटिल बनी कहता है टर्टल टर्टल यहाँ क्या कर रहा है और ये किसके पास बैठा है। और फिर वो लेंजन को स्कैन करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये उसका टर्टल नहीं है। इसलिए वो विंग से पूछता है कि क्या तुम उस बॉय को जानते हो। विंग उसे देखकर कहता है हाँ ये उसका सीनियर है। लिटिल बनी कहता है ओह सीनियर, और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो विंग का पार्टनर लेंजन को बना दे, ताकि उसके जाने के बाद लेंजन विंग की केयर करे, उसकी देखभाल करे, वो उसे उसकी आंटी से प्रोटेक्ट करे। इसलिए वो मन में कहता है अब मुझे मिशन लव पूरा करना है। और फिर वो विंग से कहता है कि तुम यहाँ बैठकर खाना खाओ और मैं अभी आता हूँ। विंग हाँ में जवाब देता है। अब लिटिल बनी एक खूबसूरत सी और ब्यूटीफुल सी ड्रेस वेयर करता है
और जानबूझकर लेंजन के बगल से गुजरता है ताकि लेंजन विंग को नोटिस करे, और होता भी ऐसे ही है। लेंजन जैसे ही विंग की शक्ल में लिटिल बनी को देखता है, उसका दिल तो जोरों से धड़कने लगता है और सोचता है, ये तो वही है ना जिसे कल मैंने बुली होने से बचाया था, मगर आज तो इसका हुलिया ही चेंज है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और वो बस अब विंग को ही देखे जा रहा था। इधर लिटिल बनी अब अपनी असली फॉर्म में आता है और वो विंग से पूछता है कि तुम्हारा खाना हो गया। विंग हाँ में जवाब देता है और अब लिटिल बनी विंग को मॉल में ले जाता है। पहले तो उसकी अच्छी सी ड्रेसिंग करवाता है, उसके बाद उसे सैलून ले जाता है और उसका मेकओवर करवाता है, और फिर उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग करके घर पर आते हैं। इधर सभी लोग अभी भी डिनर ही कर रहे थे, इसलिए लिटिल बनी उनके माइंड को स्टॉप करता है और उनसे कहता है कि ये सारे डिशेज साफ़ करो और जाकर सो जाओ। वो फिर कमान मानकर वैसा ही करते हैं और सो जाते हैं। इधर लिटिल बनी भी विंग से कहता है कि वो भी आराम से सो जाए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लिटिल बनी मैडम यू, जियान फेमियान और जियान चैन का माइंड कंट्रोल करना भूल गया, और जब सुबह मैडम यू उठती है तो उसके पूरे बदन में पेन हो रहा था। वही जियान फेमियान भी अपनी बॉडी में पेन फील कर रहा था। इधर दोनों उठकर सोच रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। तभी जियान चैन भी उठकर अपने मॉम डैड के पास उसके रूम में आता है और अपने मॉम डैड से कहता है, मॉम देखिए ना, मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे गायब है, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। मैडम यू कहती है, क्या ये सब किसने किया? और उनका सीधा सीधा ध्यान विंग पर जाता है, और जब वो कमरे में आते हैं तो देखते हैं विंग के कमरे में ढेर सारे शॉपिंग बॉक्स थे, बैग थे, यहाँ तक कि विंग ने अपना हुलिया भी चेंज कर दिया। ये देखते ही मैडम यू गुस्से में उसके ऊपर पानी फेंकती है और ज़ोर से चिल्लाती है, विंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? मगर विंग को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मैडम यू गुस्से में विंग का हाथ पकड़कर खींचकर उसी टॉर्चर रूम में ले जाती है और अपना हंटर निकालकर उसे मारना स्टार्ट कर देती है, जिसका पेन जैसे ही लिटिल बनी फील करता है वो जल्दी से विंग के पास आने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सुबह सुबह अपने यूएफओ के पास पहुंच गया था उसे देखने। मगर मैडम यू के हंटर के कारण बहुत पेन फील कर रहा था, इसलिए वो विंग के माइंड को वहीं से कंट्रोल करता है और विंग को कमांड देता है कि वो उसका हंटर छीनकर उन्हें ही टॉर्चर करे और जो भी बचाने आए वो उन्हें भी पनिश करे। और फिर विंग का माइंड वही चीज़ को फॉलो करता है और एकदम से मैडम यू के हाथ से हंटर छीनकर उल्टा मैडम यू को ही पीटना चालू कर देता है। अब मैडम यू काफ़ी तेज तेज चिल्ला रही थी। तभी जियान फेमियान और चैन भी मैडम यू की चीख सुनकर उस रूम में आते हैं और जियान चैन आते ही विंग को एक थप्पड़ मार देता है, जो फील करते ही लिटिल बनी विंग को कमान देता है कि वो चैन को भी वैसे ही थप्पड़ मारे जैसे उसने मारे हैं। और फिर विंग तीनों को बहुत बुरी तरह मारता है, जो देखकर तो मैडम यू, जियान फेमियान और जियान चैन अब तीनों ही विंग से डरने लगते हैं। और अब विंग अपना बैग उठाता है और आज वो अच्छे से रेडी होता है और एकदम से खूबसूरत ब्यूटीफुल बनकर कॉलेज पहुंचता है। वहीं जियान फेमियान, मैडम यू, जियान चैन बेड पर पड़े हुए थे, करा रहे थे, क्योंकि विंग ने आज उनकी अच्छे से धुलाई की थी। इधर कॉलेज में जब विंग पहुंचता है तो आज उसका एटीट्यूड, उसकी ब्यूटी देखकर सभी स्टूडेंट तो बस आज मुंह खोलकर विंग को ही देख रहे थे। वहीं हमारा लिटिल बनी हुई रैबिट की शक्ल में विंग के पास आता है और विंग से कहता है, वाह आज तो तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग कहता है, हाँ पता नहीं क्यों पर आज मेरा मन अच्छे से ड्रेसअप करने को किया, इसलिए कर दिया। लिटिल बनी जो इस समय रैबिट बना हुआ था वो मन ही मन सोचता है, ये सब मेरा कमाल है, ये कहकर वो मुस्कुराने लगता है। इधर धीरे धीरे पूरे कॉलेज में रूमर्स फैल जाता है कि आज विंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और आज उसे बहुत सारे अल्फ़ा प्रपोज करने वाले हैं। अब जैसे ही ये खबर हमारे लेंजन के कानों में जाती है, वो भी कल रात की बात सोचकर कहता है, क्या सच में आज भी वो ओमेगा ड्रेसअप होकर आई है? और वो ना चाहते हुए भी विंग के पास पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि विंग को प्रपोज करने के लिए एक लंबी लाइन लगी है। इधर विंग सभी अल्फाओं को मना करते जा रहा था, मगर भीड़ थी जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी हमारा लिटिल बनी उस भीड़ में लेंजन को देखता है और फिर एकदम से विंग का माइंड कंट्रोल करके वो लेंजन को देखता है और जोर से चिल्लाता है, लेंजन। अब जैसे ही विंग लेंजन को देखता है और दौड़कर लेंजन के पास जाता है और लेंजन के लिप्स पर लिप्स रखकर उसे एक हॉट डीप पैशनेट किस करता है और फिर सभी लोगों से कहता है, लेंजन मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए तुम सब जा सकते हो। विंग का इस तरह का एटीट्यूड देखकर हमारा लेंजन जो स्टिफ हो जाता है
उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ क्या हुआ। और फिर जैसे ही भीड़ वहाँ से हट जाती है, अब लिटिल बनी भी विंग का माइंड कंट्रोल करना छोड़ देता है। अब जैसे ही विंग अपने सेंस में आता है, वो सामने लेंजन को देखता है और फिर खुद को देखता है और अपने बदले हुए रूप को देखकर वो शौक और फिर उससे नज़र उठाकर लेंजन को देखता है। तभी लेंजन भी अपने सेंस में वापस आ चुका था और वो विंग का हाथ पकड़कर कहता है, ये सब क्या था? विंग को तो कुछ भी समझ नहीं आता। तभी लिटिल बनी अपने माइंड से विंग के माइंड तक बात भेजता है और विंग को बताता है कि तुमने लेंजन को अभी अभी किस किया, उसी के बारे में पूछ रहा है। ये सुनकर तो हमारे विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो लेंजन से अपना हाथ छुड़ाकर भागकर टेरिस पर आ जाता है। इधर लेंजन के फ्रेंड सुयान, शाओ सिंचेन, सोंगलेन लेंजन से पूछते हैं कि ब्रो ये सब क्या है और तू कब से विंग को डेट कर रहा है? जो सुनकर लेंजन कहता है, चुप करो यार, मैं उसे कोई डेट वेट नहीं कर रहा। तभी सुयान कहता है, अच्छा इसका मतलब उसने पूरी स्कूल के सामने तुझे ऐसे ही किस कर दिया? तभी सुयान लेंजन को छेड़ते हुए कहता है, वैसे ब्रो वो ओमेगा ब्यूटीफुल तो है, और अब ये बता किस करके तुझे कैसा लगा? लेंजन कहता है, शट अप, मुंह बंद रखो अपना। ये कहकर वो बाहर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ विंग आज कॉलेज नहीं आता क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लेंजन को कैसे फेस करे। इधर लेंजन पूरी रात भर विंग के उस बोल्ड एक्ट के बारे में ही सोच रहा था और मन में कह रहा था, जब उस दिन म्या ने उसे बुली कर रही थी तब तो उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और कल सबके सामने उसने मुझे किस भी किया और सबसे झूठ भी बोला कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। आखिर ये सब क्या चल रहा है और मैं कैसे उसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकता हूँ, जबकि मैं तो ओमेगा गर्ल्स को पसंद करता हूँ। ये सोचते सोचते वो कॉलेज पहुँच जाता है, मगर अब 1-2 हफ्ते तक विंग लेंजन को इग्नोर कर रहा था। वो रोज़ डरते हुए कॉलेज आता है और छुपते हुए घर पहुँचता है। अब 1-2 हफ्ते बाद मैडम यू, जियान, फेमियान और जियान चैन सभी अच्छे से रिकवर हो गए थे। और फिर जैसे ही मैडम यू फिर से रिकवर हो गई, वो दोबारा विंग को टॉर्चर करने लगी। लेकिन फिर से लिटिल बनी विंग के माइंड को कंट्रोल करता है और फिर से मैडम यू को पनिश करता है। मगर इस बार चैन और जियान फेमियान यू को बचाने नहीं जाते हैं क्योंकि वो बेचारे बड़े मुश्किल से ठीक हुए थे, इसलिए वो दोनों विंग से पिटना नहीं चाहते थे। अब ऐसे ही 2 महीना बीत चुका था। इधर मैडम यू, जियान फेमियान और चैन अब विंग के साथ थोड़ा बहुत अच्छा बिहेव करने लगे और कॉलेज में हमारा लेंजन हमेशा विंग को ढूंढता ही रहता था। लेकिन आज 2 महीने बाद फाइनली हमारे लेंजन को विंग दिख जाता है जो कि टेरिस पर जा रहा था। हमारा लेंजन भी मौका पाकर टेरिस पर पहुंच जाता है और विंग को देखता है जो उसी लिटिल बनी से बात कर रहा था, जो अभी भी रेबिट फॉर्म में विंग के गोद में बैठा था। विंग उसे थैंक यू कह रहा था कि जब से वो उसकी लाइफ में आया है तब से उसने ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया। कहाँ वो पहले हमेशा अपनी आंटी से पिटता था, टॉर्चर होता था, यहाँ तक कि वो हमेशा रोते हुए अपने मॉम डैड से शिकायत करता था कि वो उसे अकेला छोड़कर चले गए। मगर जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से मैंने ज़िंदगी जीना शुरू किया है। तुम्हारी वजह से लोगों ने मुझ पर ध्यान दिया, यहाँ तक कि लेंजन जो कॉलेज का सबसे हैंडसम अल्फा है और मेरा सीनियर भी, सभी ओमेगा उस पर मरती है। और कहीं ना कहीं शायद मैं भी उसे पसंद करता था। उस दिन जब उसने मेरे लिए उस म्या को डांटा था, भले ही उस दिन मैंने उसे नज़र उठाकर नहीं देखा, मगर जब वो बाद में क्लास से बाहर गया मैंने उसे विंडो से देखा। वो बहुत हैंडसम था। उस दिन एक पल के लिए तो मैंने भी कहा कि काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता तो कितना अच्छा होता, मगर फिर मैं चुप हो गया क्योंकि मैं जानता था उस समय एक तो वो क्या, इनफैक्ट कोई भी अल्फ़ा मुझ पर ध्यान नहीं देता। प्यार करना तो दूर की बात थी। लेकिन फिर जब तुमने मेरे माइंड को कंट्रोल किया और सबके सामने लेंजन से किस करवाया, यहाँ तक कि सबके सामने ये भी बुलवाया कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तब से लेकर अब तक मैंने उसे नहीं देखा। और ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो गया। पहले कम से कम मैं उसे देख तो पाता था, मगर पिछले 2 महीनों से तो मैं उसे देख भी नहीं पाया। तभी लिटिल बनी कहता है, तो क्या तुम उससे मिलना चाहते हो, उससे बात करना चाहते हो? तो चलो चलते हैं। जिसे सुनकर विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अब तुम फिर से मेरा माइंड कंट्रोल मत करना, ठीक है? अब चलो क्लास में चलते हैं। अब जैसे ही विंग लिटिल बनी को गोद में लेकर पलटता है तो सामने लेंजन को देखकर शॉक हो जाता है और लेंजन को देखकर विंग घबराकर पूछता है, सीनियर आप यहाँ? लेंजन कहता है, हाँ मैं। और तुम किससे बात कर रहे थे? इस रेबिट से। और क्या ये कह रहे थे? माइंड कंट्रोल, लाइफ को सेफ, क्या ये सब क्या है?
तभी लिटिल बनी कहता है, विंग घबराओ मत, मैं लेंजन के माइंड से ये सब बातें मिटा देता हूँ। जिसे सुनकर विंग कहता है नहीं, और फिर वो लेंजन से कहता है, सीनियर अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आप चौंकेंगे तो नहीं ना। जो सुनकर लेंजन कहता है, क्या बात है विंग, बताओ। विंग कहता है, सीनियर मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ, देखिए ये बात आप किसी को मत बताना प्लीज़। लेंजन कहता है, ओके नहीं बताऊँगा। विंग कहता है, ऐसे नहीं, पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे। लेंजन कहता है, ओके बाबा मैं प्रॉमिस करता हूँ। विंग कहता है, तो ठीक है, दरअसल ये रैबिट नहीं बल्कि एलियन है। लेंजन कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, ये रैबिट एलियन कैसे हो सकता है। विंग कहता है, सीनियर मैं सच कह रहा हूँ, ये एक एलियन है। आपको याद है 2 महीने पहले कॉलेज के ग्राउंड में एक यूएफओ गिरा था, ये उसी में आया है। लेंजन कहता है, विंग तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं ही मिला हूँ, ये रैबिट एलियन कैसे हो सकता है। तभी रैबिट विंग के हाथ से नीचे उछलता है और विंग फिर से अपने असली रूप में आता है, जो थोड़ा बहुत विंग की तरह ही दिख रहा था, जिसे देखकर लेंजन शॉक हो जाता है। तभी लिटिल बनी कहता है, लेंजन विंग सही कह रहा है, मैं एक एलियन हूँ, मैं दूसरे प्लेनेट से आया हूँ और पिछले 2 महीनों से विंग के साथ रैबिट बनकर रह रहा हूँ। लेंजन तो पूरी तरह शॉक, और वो विंग से कहता है, ये 2 महीने से तुम्हारे साथ था और तुमने किसी को बताया नहीं। विंग कहता है, बता देता तो पुलिस वाले लिटिल बनी को अपने साथ ले जाते और फिर इस पर अजीबो-गरीबो एक्सपेरिमेंट करते, क्योंकि ये दूसरे प्लेनेट से आया है, वो एक एलियन है, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। जो सुनकर लेंजन कहता है, हाँ ये तुमने सही कहा, पर विंग ये कभी भी किसी के भी हाथ लग सकता है, जैसे ये मेरे हाथ लगा, तुम्हें इसे वापस भेज देना चाहिए था। विंग कहता है, कैसे, क्योंकि इसका यूएफओ तो खराब हो गया है और ये अपने यूएफओ के बिना वापस नहीं जा सकता। लेंजन कहता है, तो इसके साथी तो होंगे ना, उन्हें संपर्क करना चाहिए था। विंग कहता है, पर कैसे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम लिटिल बनी के पेरेंट्स को सिग्नल भेज सकते हैं। तभी लिटिल बनी कहता है, नहीं, अर्थ पर ऐसा गैजेट है जो स्पेस में अलग अलग प्लेनेट में सूचना भेज सकता है, क्योंकि जिस दिन मैं भी अर्थ पर आया था मेरे यूएफओ में अर्थ से सिग्नल भेजा गया था। लेंजन कहता है, क्या, कैसा। लिटिल बनी कहता है, मुझे नहीं पता कि मानव ने किस तरह के गैजेट का निर्माण किया है। लेंजन कहता है, इसका मतलब हमें वो गैजेट ढूंढना होगा। विंग कहता है, पर कहाँ। तभी लेंजन कहता है, हमें लाइब्रेरी में बुक मिल सकती है जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट के गैजेट के बारे में लिखा है, हमें लाइब्रेरी जाकर साइंस से जुड़ी सारी बुक पढ़ना होगा, स्पेशली वो बुक जिसमें किसी ने किसी प्रकार की गैजेट की खोज की है। तो चलो हम लाइब्रेरी चलते हैं। विंग कहता है, हाँ ठीक है। लिटिल बनी अब फिर से रैबिट बन जाता है। इधर लेंजन को नहीं पता चलता कि उसने विंग का हाथ पकड़ा हुआ है और विंग का हाथ पकड़कर दोनों लाइब्रेरी तक जाने लगते हैं, जहाँ सभी लोग लेंजन और विंग को ही देखे जा रहे थे कि दोनों लवर ने किस तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। और अब विंग और लेंजन दोनों लाइब्रेरी में आते हैं और हर वो किताब निकालते हैं जिसमें किसी ने किसी प्रकार का गैजेट का निर्माण किया है, और फिर दोनों वो किताबें देखने लगते हैं। अब विंग और लेंजन को लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते पढ़ते 1 हफ्ता हो चुका था, जहाँ लेंजन फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, विंग यहाँ कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो स्पेस से रिलेटेड हो। लेंजन को परेशान देखकर विंग लेंजन को शांतिपूर्वक बैठने को कहता है और फिर उसे पानी की बोतल देता है और कहता है कि वो टेंशन ना ले, रिलैक्स रहे। और फिर वांगजी पानी पीता है और पीछे दीवार पर सिर रखकर आंखें बंद कर देता है। उधर हमारा विंग भी पानी पीता है और वो भी दीवार पर टिककर लेंजन के पास ही बैठ जाते हैं, और दोनों ही पढ़ते पढ़ते काफ़ी थक चुके थे, इसलिए दोनों एक दूसरे के शोल्डर पर सिर रखकर सो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। इधर लिटिल बनी भी जब उन दोनों को देखता है तो उसे भी अपने वांगजी की याद आती है और वो अपने मन में कहता है, टर्टल कहाँ हो तुम, कब तुम अर्थ पर आओगे। और मैं सोचते हुए वो बाहर निकल जाता है। इधर 2 घंटे बाद लेंजन की आंखें खुलती है और वो देखता है कि विंग उसके शोल्डर पर सो रहा है। अब हमारा लेंजन आज विंग के फेस को नोटिस करता है, जहाँ वो पहले विंग के आंखों को देखता है जिसकी वो लंबी लंबी आईलैशेस, साथ ही उसके नोच को, उसके लिप्स को जिस पर उसने पिंक कलर का लिप बाम लगा रखा था, जिस वजह से उसके वो लिप्स एकदम जूसी लग रहे थे। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट उसे विंग का वो मोल जो उसके लिप्स के नीचे था वो अट्रैक्ट कर रहा था। अब लेंजन को विंग के वो लिप्स देखकर अपने और विंग के वो फर्स्ट किस याद आती है और हमारा लेंजन ना चाहते हुए भी विंग के लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक लेंजन के हिलने से विंग
का सिर लेंजन की गोद में गिर जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है। और जब विंग को एहसास होता है कि वो लेंजन की गोद में गिरा है, वो जल्दी से उठता है और लेंजन को सॉरी कहते हुए कहता है, सॉरी सीनियर, पता नहीं कैसे मेरी भी आंख लग गई। लेंजन कहता है, इट्स ओके विंग। और अब वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं और लेंजन विंग से कहता है, बाकी के बुक हम कल देखेंगे। विंग भी हाँ में जवाब देता है और अब वो दोनों लाइब्रेरी से निकल जाते हैं। इधर जब विंग घर पहुंचता है तो उसके घर पर एक वकील आया था जो मैडम यू को विंग के डेट के पैसे दिया करता था। हर मंथ विंग के लिए दिया जाता था, मगर अफसोस आज से पहले वो पैसे कभी भी विंग को नहीं मिलते थे। तभी विंग घर पर वकील को देखता है और उन्हें ग्रीट करके पूछता है, अंकल आप यहाँ। विंग का बदला रूप देखकर आज वकील अंकल भी हैप्पी होते हैं और वो विंग से कहते हैं, बेटा मैं तुमसे ही मिलने आया था। विंग पूछता है, मुझसे मिलने, मगर क्यों? वकील कहता है, मैं तुम्हें डेट के बिल के मुताबिक पैसे देने आया था। विंग कहता है, पैसे? कैसे पैसे? वकील कहता है, हाँ पैसे, ये तुम्हारे पैसे हैं जो तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए रखे हैं। विंग कहता है, क्या मतलब? मगर मेरे डैड तो इस घर के एक मामूली नौकर थे ना, फिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? वकील शौक होकर कहता है, क्या मामूली नौकर? नहीं तो ये तुमसे किसने कहा कि तुम इस घर के नौकर के बेटे हो? तुम इस घर के ओनर और जाने माने साइंटिस्ट वी चांसे के इकलौते बेटे हो और ये जियान मेंशन तुम्हारा है। पहले वी मेंशन था। विंग शौक होकर कहता है, क्या मेरे डैड साइंटिस्ट थे और ये घर मेरा है? वकील कहता है, हाँ, क्या तुम्हें मालूम नहीं था? विंग कहता है, नहीं। वकील कहता है, खैर छोड़ो, ये लो तुम्हारे डैड के बिल के मुताबिक तुम्हारा मंथली खर्च। जो देखकर विंग कहता है, 2 करोड़। वकील कहता है, हाँ, अब तुम 18 साल के हो चुके हो, इसलिए तुम्हारे खर्च भी बढ़ गए होंगे, इसलिए इस बार मैं खुद तुम्हें ये चेक देने आया हूँ, वरना इससे पहले तो तुम अपनी आंटी को ही मेरे पास भेज देते थे। और वैसे ये बताओ, तुम अब्रोड से कब आए? विंग कहता है, अब्रोड? वकील कहता है, हाँ अब्रोड, मैडम यू ने बताया था कि तुम अब्रोड गए थे। विंग तो सोच में पड़ गया था। तभी वकील कहता है, अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, तुम एंजॉय करो। इतना कहकर वकील घर से बाहर चला जाता है। इधर लिटिल बनी विंग से पूछता है, विंग ये सब क्या है? तुम इतने रिच हो, उसके बाद भी तुम इस हालत में थे। इसका मतलब इन लोगों ने तुम्हारी जायदाद के लिए तुम्हें हमेशा टॉर्चर करते थे, तुम्हें पनिश करते थे। और ये बताओ, क्या तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी पता नहीं था? विंग कहता है, नहीं। विंग अब वही हॉल में बैठकर लिटिल बनी को अपने गोद में रखता है, जहाँ वो जियान फेमियान और मैडम यू का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि हमारे लिटिल बनी ने फिर से हमारे विंग का माइंड कंट्रोल कर लिया था। अब जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, हमारा विंग गुस्से में कहता है, वहीं रुको। विंग इतनी गुस्से वाली आवाज़ सुनकर मैडम यू और जियान फेमियान वहीं रुक जाते हैं। अब विंग अपनी जगह से उठता है और जियान फेमियान और मैडम यू से कहता है, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मैं एक नौकर का बेटा हूँ, जबकि मैं इस घर का इकलौता मालिक हूँ। अब मुझे सच सच बताइए, आप लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वरना आप जानते हैं ना मैं आपके साथ क्या क्या करूँगा। और आज विंग का इस तरह का बिहेव देखकर मैडम यू और जियान फेमियान घबरा जाते हैं और अब वो एकदम से तोते की तरह विंग को बताने लगते हैं। तो चलिए गाइस, हम भी देखते हैं कि आखिर जियान फेमियान और मैडम यू ने विंग से झूठ क्यों बोला। तो चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ विंग की नानी बोसे सेरेन, जिनकी 2 बेटियाँ थी, कांसा सेरेन और यूजिया, जहाँ यूजिया कांसा सेरेन से बड़ी थी और बोसे सेरेन ने यूजिया की मैरिज वी चांसे से करवाना चाहती थी। जहाँ यूजिया को नहीं पता था कि वी चांसे खानदानी रिच पर्सन है। उसे लगा था कि वी चांसे केवल एक छोटा मोटा साइंटिस्ट है जो लैब में केवल फाइल इधर उधर करता है, इसलिए वो अपनी शादी से भाग जाती है और जाकर जियान फेमियान से मैरिज कर लेती है, जो कि एक बिजनेसमैन था। इसलिए बोसे सेरेन अपनी छोटी बेटी कांसा की मैरिज वी चांसे से करवा देती है, साथ ही अपने बिजनेस का हायर भी कांसा सेरेन और वी चांसे को बना देती है। इधर कुछ साल तो जियान फेमियान का बिजनेस अच्छा चल रहा था, मगर अचानक एक दिन जियान फेमियान को पता चलता है कि उसके डैड ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बैंक से काफ़ी बड़ा लोन लिया था, जो कि वो टाइम पर चुका ना पाए, जिस वजह से जियान फेमियान पूरी तरह बर्बाद हो गया था। और फिर यूजिया बोसे सेरेन के पास आई, जहां उसे पता चलता है कि उसकी माँ बोसे सेरेन तो गुजर चुकी है और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी कांसा सेरेन और वी चांसे के नाम कर दी। उसके बाद यूजिया हार चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर एक दिन उसे खबर मिली कि वी चांसे और कांसा सेरेन एक कार एक्सीडेंट में मर गए, जहां यूजिया को पता चलता है कि उसका एक ओमेगा बेटा है जिसकी देखभाल करने के लिए लॉयर उसके किसी फैमिली मेम्बर को ढूंढ रहे हैं।
और फिर एक दिन तुम्हारे डैड का लॉयर हमारे पास आया और उसने हमें तुम्हारे बारे में यहाँ तक कि ये भी बताया कि तुम्हारे डैड खानदानी अमीर थे और साथ ही एक स्पेस साइंटिस्ट भी, और फिर तुम्हारी ग्रैंड माँ ने भी जिस प्रॉपर्टी पर मेरा भी हक था वो सब तुम्हारी मॉम को दे दिया। इसलिए जब मुझे पता चला कि वो दोनों तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए तब मेरे मन में लालच पैदा हुआ और मैंने तुम्हारे लॉयर से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मैंने सोचा था सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर दूंगी और तुम्हें किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगी और हम लोग यहाँ से किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे। मगर तुम्हारा बाप इतना इंटेलिजेंट होगा हमें ये नहीं पता था। उसने मरने से पहले अपनी एक विल बनाई जिसमें लिखा था कि जब तक विंग 21 साल का नहीं होगा तब तक वो प्रॉपर्टी किसी को नहीं मिल सकती। जो सुनकर पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूँ कि तुम मेरी एक आवाज़ से डर जाओ और फिर मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करो। इसलिए 21 साल तक मुझे तुम्हें जिंदा रखना था, मगर पता नहीं कैसे मेरे सारे प्लान पर पानी फिर गया। तो गाइस यहाँ हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और अब हम बैक टू प्रेजेंट आते हैं, जहाँ जब मैडम यू विंग को ये सब बता रही थी उस समय लिटिल बनी ने विंग के माइंड को कंट्रोल करना बंद कर दिया था और विंग ने जो कुछ भी अपनी आंटी के मुंह से सुना वो सुनकर विंग तो पूरी तरह टूटकर बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू थे। अब लिटिल बनी दोबारा विंग के माइंड को कंट्रोल करता है और मैडम यू और जियान फेमियान से कहता है कि अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। ये सुनकर मैडम यू कहती है क्या क्या कहा तुमने, और वो विंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है। मगर तभी विंग मैडम यू का हाथ पकड़कर कहता है आपने इतने साल जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बदले में आप दोनों को जेल भेज सकता हूँ, मगर नहीं, मैं आप लोगों को जेल नहीं भेजूंगा, क्योंकि भले ही आप लोगों ने मेरी परवरिश जैसे भी की हो मगर 18 साल तक आप लोगों ने ही मुझे पाला है और आज मुझे काबिल बनाया है ताकि मैं अपने फैसले खुद ले सकूं। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे घर से निकल जाइए वरना मैं पुलिस को कॉल करके आप लोगों को जेल भेज दूंगा। ये सुनते ही मैडम यू जियान फेमियान विंग से पूछते हैं कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। विंग कहता है मुझे नहीं पता कि आप कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, मगर आप लोग अभी मेरे घर से निकल जाइए बस। इतना कहकर विंग अपने कमरे में आ जाता है और इधर मैडम यू जियान फेमियान वी मेंशन से निकल जाते हैं। इधर विंग अपने माँ बाप के बारे में सोचकर काफ़ी इमोशनल होता है। वहीं हमारा लिटिल बनी विंग को समझाता है कि अब तुम छोटे नहीं हो, 18 साल के हो चुके हो, अब तुम वो सब हर चीज़ कर सकते हो जो तुम्हें लगता है कि सही है, इसलिए ये रोना बंद करो और अब टाइम आ गया है कि तुम अब सारी बागडोर अपने हाथ में लो। लिटिल बनी की बात सुनकर विंग के अंदर एक नया जुनून, एक नया जज्बा पैदा होता है और वो लिटिल बनी को हक करके कहता है तुम सही कह रहे हो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग सबसे पहले आज अपने मेंशन का नाम चेंज करवाता है, जो अभी तक जियान मेंशन था उसे फिर से वी मेंशन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो अपने लिए ज़्यादा नहीं बल्कि 1-2 सर्वेंट अपॉइंट करता है। उसके बाद वो सीधा उस लॉयर से मिलने जाता है और पूछता है कि मेरे नाम पर क्या और कितना प्रॉपर्टी है। लॉयर विंग को सब कुछ बताता है। उसके बाद विंग लॉयर के साथ कंपनी जाता है जहाँ जियान फेमियान ने अपना नाम वी मेंशन का नाम बदलकर अपना नाम कर लिया था। विंग वो सब नाम चेंज करवाता है और वापस से जियान की जगह वी कॉरपोरेशन करवाता है। उसके बाद वो सभी एम्प्लॉय से मीटिंग करता है कि आज से इस कंपनी का ओनर मैं हूँ और आप सभी को बिजनेस बढ़ाने में मेरा साथ देना होगा। सभी एम्प्लॉय विंग के बाद से एग्री करते हैं। उसके बाद विंग अपने कॉलेज को भी और अपने ऑफिस को भी अच्छे से मैनेज करता है। इधर मैडम यू जियान फेमियान और चैन जिनकी हालत अब बद से बदतर होने लगी थी, उसके बावजूद भी मैडम यू का घमंड अभी तक नहीं टूटा था। वो यही सोच रही थी कि आखिर एक डरा सहमा बच्चा जो उसकी एक आवाज़ से डर जाता था आज वो अपनी मर्जी से इतना सब कैसे कर रहा है। ज़रूर इसके पीछे कुछ तो बात है। और वो जियान चैन को बुलाती है और उससे कहती है कि वो कॉलेज में विंग पर नज़र रखे और वो खुद उसके घर पर नज़र रखेगी। ज़रूर कोई बात ऐसी है जो हमें पता नहीं है और विंग की कोई हेल्प भी कर रहा है। अब जियान चैन कॉलेज में विंग की हर एक हरकत पर नज़र रखता था, जहां वो ये नोटिस करता है कि विंग लेंजन के साथ लाइब्रेरी जाता है और इस पे रिसर्च के बारे में जानकारी निकालता है और विंग के पास जो रैबिट है वो उसे हर जगह अपने साथ रखता है, चाहे वो कॉलेज हो या फिर ऑफिस। इधर इस बीच लेंजन और विंग दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। अब एक दिन लेंजन विंग से पूछता है कि क्या वो उसके साथ क्लब चलेगा, जो सुनकर विंग भी लेंजन को हाँ कह देता है। और अब शाम को लेंजन अपने फ्रेंड सुयान और सोंगलेन के साथ क्लब पहुंचता है। वहीं हमारा विंग अपने फ्रेंड न्यूसेन और शाओसिन चेन के साथ क्लब पहुंचता है और लिटिल बनी भी उनके पास ही रहता है।
जो देखकर तो शुयान विंग से पूछता है कि वो इस रैबिट को हर समय अपने पास क्यों रखता है, वो हर जगह इसे लेकर क्यों घूमता है। जो सुनकर विंग कहता है कि वो उसका सबसे प्यारा दोस्त है। जब कोई उसके पास नहीं था तब वो ही था जो उसकी हर बात को सुनता था, समझता था। ये सुनकर तो लेंजेन को कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि विंग उससे ज़्यादा वो अपने इस एलियन को, इस लिटिल बनी को ज़्यादा भाव दे रहा है, मगर वो कुछ भी नहीं कहता। अगले ही पल लेंजेन विंग को साथ में डांस करने को कहता है। जो सुनते ही विंग मना करता है कि नहीं, वो लिटिल बनी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जो सुनते ही लिटिल बनी विंग के माइंड को कंट्रोल करता है और विंग से कहता है कि वो मेरी चिंता ना करे, वैसे भी मेरे पास पावर है, मैं किसी का भी रूप रखकर उसके पास ही रहूँगा। वो जाकर लेंजन के साथ डांस करे। जो सुनकर विंग उनकी बात मान जाता है और फिर विंग लेंजन से कहता है कि वो अभी आया और वो लिटिल बनी को वॉशरूम ले जाता है, जहाँ लिटिल बनी अपने असली फॉर्म में आता है और विंग उसे जल्दी से वेनिंग का रूप बदलने को कहता है। जहाँ जब जैसे ही लिटिल बनी वेनिंग का रूप धारण करता है तो ये चीज़ जियान चेन देख लेता है, जो कि विंग पर नज़र रखे हुए था। और अब जियान चेन इतना तो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल लिटिल बनी नहीं, मगर अभी भी वो ये नहीं समझता कि ये एलियन है। और जब लिटिल बनी वेनिंग बन जाता है तब वो विंग के साथ वॉशरूम से बाहर आता है, जहाँ सभी लोग वेनिंग को देखकर शौक थे कि वो अचानक यहाँ कैसे। जो सुनते ही लिटिल बनी कहता है कि वो बहुत पहले ही यहाँ आ गया था। खैर, उससे वो लोग ज़्यादा सवाल नहीं पूछते और अपने साथ एंजॉय करने को कहते हैं। लिटिल बनी भी उनके साथ बैठ जाता है, मगर वो कुछ भी खाता पीता नहीं है। इधर जियान चेन उस लिटिल बनी को ही नोट कर रहा था, उधर विंग और लेंजन स्टेज पर डांस कर रहे थे और साथ ही ड्रिंक भी कर रहे थे, जहां दोनों ही काफ़ी ड्रंक हो जाते हैं। उसके बाद लेंजन विंग को साथ लेकर उसी क्लब के एक रूम में चला जाता है और फिर अचानक विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और विंग को एक डीप पैशनेट हॉट किस करने लगता है। वहीं हमारा विंग भी लेंजन के किस में मेल्ट हो जाता है और फिर दोनों ही किस करते करते बेड पर आ जाते हैं, जहां लेंजन विंग को किस करते करते उसकी नेक पर आ जाता है और उसे उसके नेक के अराउंड किस करने लगता है। साथ ही लेंजन अब धीरे धीरे अपने कपड़े भी खोल देता है और अब विंग की अपर बॉडी लेंजन के सामने पूरी तरह निकट थी, जो देखकर लेंजन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि विंग की बॉडी इतनी वाइट और सॉफ्ट थी कि लेंजन तो एक पल के लिए उसे देखते ही रह गया। और फिर अचानक लेंजन की नज़र विंग के पिंक निपल्स पर पड़ती है और वो एकदम से उसे अपनी टंग से स्क्वीज करता है और फिर शक करने लगता है और दूसरे हाथ से विंग के दूसरे निपल को स्क्वीज करने लगता है और न चाहते हुए भी हमारा विंग मॉर्निंग करने लगता है। उसकी मॉर्निंग साउंड जब हमारे लेंजन के कानों में जाती है तो वो मॉर्निंग साउंड हमारे लेंजन को किसी म्यूजिक से कम नहीं लगती है। और फिर लेंजन धीरे धीरे उसके अपर बॉडी पर बाइट करने लगता है और अब विंग पूरी तरह एरोस्ट हो चुका था और अब वो लेंजन को फील करना चाहता था, इसलिए वो लेंजन से कहता है कि वो उसका टच फील करना चाहता है। ये सुनते ही लेंजन विंग के पैंट को भी निकाल देता है, साथ ही अपने कपड़े उतारकर विंग के प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में लेकर इन आउट करने लगता है और फिर दोनों ही कब एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। और फिर ड्रंक हालत में तीन चार राउंड कंप्लीट करने के बाद आखिरकार दोनों थक कर सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे करीब 12 बजे हमारे लेंजन उठता है और वो सामने विंग को देखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और उसकी स्माइल देखकर पता चल रहा था कि वो ज़्यादा ड्रंक नहीं था, केवल और केवल विंग के साथ इंटीमेट होने के लिए उसने ड्रंक होने का नाटक किया था, क्योंकि वो लिटिल बनी से जेलस था। अब हमारा लेंजन फिर से विंग को किस करने लगता है, मगर अब जैसे ही विंग को एहसास होता है कि कोई उसे किस कर रहा है और वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो सामने लेंजन था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करता है और लेंजन को पुश करता है और फिर अपनी हालत देखकर पूछता है कि ये सब क्या है लेंजन, क्या कल हम दोनों ने सब कुछ कर लिया। लेंजन कहता है हाँ विंग, तो इसमें क्या बड़ी बात है, हम दोनों अडल्ट हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अब लेंजन की बात सुनकर विंग कहता है नहीं वो बात नहीं, ये तुम मुझे पसंद हो। मगर तभी लेंजन कहता है मगर क्या विंग। विंग कहता है जब तुम मुझे पसंद करते हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो ये सब हमारे बीच में नॉर्मल है। विंग कहता है ओके ठीक है अब चलो। और वो उठने की कोशिश करता है मगर अचानक उसके बैक और बेली में काफ़ी शार्प पेन होता है, जिस वजह से विंग आह की आवाज़ निकालता है। जो सुनते ही लेंजन कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है कुछ नहीं, वो पेन हो रहा है। लेंजन कहता है वो कल फर्स्ट टाइम था ना इसलिए।
पर तुम चिंता मत करो, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। विंग कहता है 1 मिनट, आगे से ध्यान रखूंगा का क्या मतलब? जो सुनकर लेंजन कहता है मेरा मतलब अब मैं तुमसे मैरिज करूंगा, उसके आगे आगे से मैं ध्यान रखूंगा। विंग कहता है क्या मैरिज? लेंजन कहता है हाँ मैरिज। और अब चलो हम चलते हैं, आओ पहले मैं तुम्हें शावर दिला देता हूँ। और वो विंग को ले जाकर वॉशरूम में बाथ टब में बिठा देता है। और अब कुछ देर बाद विंग बाथ लेकर बाहर आता है, जहाँ लेंजन ने उसके अपने ड्राइवर से विंग के लिए और अपने लिए कपड़े मंगवा लिए थे। अब विंग और लेंजन जैसे ही वहाँ से जाने वाले थे, तभी विंग कहता है लिटिल बनी वो कहाँ है, किसके पास है? लेंजन कहता है वो तो नीचे सुयान और सोंगलेन के साथ बैठा था ना। विंग पूछता है तो चलो उनसे पूछते हैं कि लिटिल बनी कहाँ है। अब लेंजन बाहर आते हैं तो सुयान और सोंगलेन को कॉल करके पूछते हैं कि क्या बेनिंग तुम्हारे साथ है? इधर सोंगलेन और सुयान मना कर देता है। वहीं विंग भी न्यूसेन और शाओसिन चेन से पूछता है कि क्या बेनिंग उनके साथ है। वो दोनों ही मना कर देते हैं और ये भी बताते हैं कि इनफैक्ट वो लोग भी इसी क्लब में हैं, वो भी सोंगलेन और सुयान के साथ। ये सुनकर तो विंग और लेंजन शॉक होते हैं और फिर कुछ देर बाद वो सभी एक साथ एक रूम में थे, जहाँ विंग पैनिक होकर पूछ रहा था कि बेनिंग कहाँ है। जो सुनकर सुयान कहता है विंग वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो चला गया होगा अपने घर। जो सुनकर विंग कहता है नहीं वो कहीं नहीं जा सकता, वो मेरे साथ ही रहता है। जो सुनकर सब शौक होते हैं कि क्या बेनिंग तुम्हारे साथ रहता है, पर क्यों, कब से और क्यों? तभी बेनिंग भी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और वो पीछे से कहता है क्या विंग तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं कब तुम्हारे साथ रहता हूँ? अब तो सब लोग विंग से पूछते हैं कि वो क्या छुपा रहा है और वो झूठ क्यों बोल रहा है। जो सुनकर विंग एक नज़र लेंजन को देखता है और फिर लेंजन विंग से कहता है विंग आई थिंक अब हमें सच बताना चाहिए, क्योंकि अब हम हम नहीं जानते लिटिल बनी इस समय कहाँ है। तभी शुयान कहता है लेंजन लिटिल बनी वो रैबिट, और तुम उस रैबिट के लिए परेशान हो? अरे वो चला गया होगा जंगल में, या फिर कोई उस रैबिट को ले गया होगा। वैसे वैसे भी यहाँ इस दुनिया में बहुत सारे एनिमल लवर है, कोई ले गया होगा साथ। तभी लेंजन कहता है वो कोई मामूली एनिमल नहीं है। शुयान कहता है मामूली एनिमल नहीं है मतलब? लेंजन कहता है शुयान सोंगलेन दरअसल वो एलियन है। ये सुनकर सब लोग शौक होते हुए कहते हैं क्या एलियन? विंग कहता है हाँ एलियन। तुम लोगों को याद है हमारे कॉलेज ग्राउंड में एक यूएफओ गिरा था, उसी में वो आया था और वो सबसे पहले मुझे मिला था और उसने मेरे साथ बात की, मेरे साथ ही रहता था और उसमें बहुत सारे पावर भी है, जिसमें से एक पावर रैबिट बनने का भी था और वो उसी पावर को यूज करके मेरे साथ रहता था। सभी ये सुनकर शौक कि क्या वो लिटिल बनी रैबिट नहीं बल्कि एक एलियन है। और फिर वो विंग से पूछते हैं ये बात उसने किसी को क्यों नहीं बताई? ये तो हमारे लिए गौरव की बात थी कि हम यूनिवर्स में अन्य किसी प्लेनेट में संपर्क कर सकते हैं, इससे तुम्हें नाम फ्रेम पैसा सब कुछ मिलता। जो सुनकर विंग कहता है हाँ मुझे तो वो सब कुछ मिल जाता, मगर इस दुनिया के साइंटिस्ट जो उस पर एक्सपेरिमेंट करते उसका क्या, उसे तकलीफ देते उसका क्या? क्या तुमने कभी सोचा है इस दुनिया में, इस धरती पर लोग लालच से भरे पड़े हैं। उन्हें अगर किसी लिटिल बनी के बारे में पता चल जाता तो वो इस जगह पर नहीं बल्कि अदर कंट्री में भी उस पर खोज करते। वो कैसे करते, खोज किया जाता है कि वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, सब कुछ पता करते। और हो सकता है उन्हें पता चल जाएगा तो यहाँ के लोग उन्हें वहाँ भी नहीं जीने देते, इसलिए मैंने किसी को उनके बारे में नहीं बताया था। इनफैक्ट मैं और लेंजन तो कब से ये ढूंढ रहे हैं कि हम लोग कैसे उसके प्लेनेट वापस भेजें। तभी लेंजन कहता है हाँ गाइस, हम सब अच्छे से जानते हैं कि लिटिल बनी के बारे में किसी को भी पता चलता तो उसके साथ क्या हो सकता है, इसलिए अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सब लिटिल बनी को ढूंढने में हमारी मदद करें, साथ ही ये भी कि उसे वापस कैसे भेजा जाए। जो सुनकर अब सभी लोग विंग और लेंजन की मदद के लिए मान जाते हैं और अब विंग और लेंजन न्यूसेन और सोंगलेन से कहते हैं कि वो पता करे कि इस बीजिंग में या चाइना में कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने स्पेस के बारे में रिसर्च किया है और कोई ऐसा गैजेट बनाया है जो जिसमें स्पेस में किसी दूसरे प्लेनेट में संपर्क किया जा सकता है। जो सुनकर न्यूसेन और सोंगलेन कहता है ठीक है लेंजन, हम पता करते हैं, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर लेंजन अब शुयान और शाओसिन चेन से कहता है कि वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाकर पता करें और बेनिंग से कहते हैं कि वो यहाँ के सीसीटीवी रूम में जाकर पता करे कि लिटिल बनी को कौन ले गया। ठीक है, बेनिंग कहता है ठीक है लेंजन, मैं पता करवाता हूँ।
इधर लेंजन विंग से कहता है वो पहले तुम्हारे मेंशन चलते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं, क्या पता वो मेंशन में हो। विंग हाँ में सिर हिलाता है और वो दोनों भी विंग के मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। अब हम इधर देखते हैं जहाँ लिटिल बनी को एक बड़े से पिंजरे में बंद करके रखा था, और ये काम किसी और का नहीं बल्कि जियान चैन का था। उसने वॉशरूम में लिटिल बनी को वेनिंग का रूप लेते देख लिया था और उसने ये सब अपनी मॉम मैडम यू को बता दिया था, जो सुनते ही पहले तो मैडम यू विश्वास नहीं करती, मगर फिर जियान चैन वेनिंग पर नज़र रखे हुए थे। साथ ही वो वेनिंग का वीडियो भी बना रहा था, जहां वो देख रहा था कि लिटिल बनी ना तो कुछ खा रहा है ना ही पी रहा है। और कुछ देर बाद जब सभी लोग ड्रंक हो जाते हैं और वो लोग न्यूसिन और शाओसिन चैन को लेकर उसी होटल रूम में चले जाते हैं, तब हमारा वेनिंग वहीं बैठे रहता है। उसके बाद वेनिंग उस क्लब से बाहर निकल जाता है और एक ऐसी जगह पर जाता है जहां उसे कोई ना देखे, और फिर वो अपने एलियन वाले रूप में आता है और कहता है ये इंसान इसे पीने के बाद नशे में हो गए और अपने अपने पार्टनर के साथ रूम में चले गए, मगर मैं कैसे अपने टर्टल के पास जाऊं। और वो आसमान की तरफ देखने लगता है। तभी जियान चैन समझ जाता है कि वो एक एलियन है, इसलिए वो अपनी मॉम को सब कुछ बता देता है कि वो रैबिट नहीं बल्कि एलियन है। मैडम यू कहती है क्या सच में? जियान चैन कहता है हाँ देखिए, मैंने आपके लिए एक वीडियो भेजी है। और अब मैडम यू वो वीडियो देखती है और उसके दिमाग में एक अलग ही प्लान पनपने लगता है, और वो कहती है तुम किसी भी तरीके से उसे पकड़ कर लाओ और मैं तब तक कुछ करती हूँ। और मैडम यू जो जानती थी कि विंग के डैड एक बहुत बड़े स्पेस साइंटिस्ट थे, साथ ही ये भी कि विंग के डैड कौन से स्पेस सेंटर में काम करता था और कौन साइंटिस्ट बिकाऊ है, वो उसे कॉल करती है और उसे एक डील करती है कि वो तुम्हें एक एलियन देगी, उसके बदले उसे बहुत से पैसे चाहिए। जो सुनकर वो साइंटिस्ट मान जाता है और मैडम यू से कहता है ओके तुम मुझे वो ला के दो, मैं तुम्हें उसके बदले पैसे दे दूंगा। मगर मैडम यू उस साइंटिस्ट से भी पैसे लेना चाहती थी और विंग से भी उसकी प्रॉपर्टी, इसलिए वो केवल उससे पूछती है कि एलियन में क्या क्या पावर हो सकती है और वो क्या क्या कर सकता है और उसके पावर को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर वो साइंटिस्ट मैडम यू को बताता है कि ऐसे पर्सन को ग्लास बॉक्स के अंदर रखा जाता है ताकि वो अपने किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सके। इसलिए मैडम यू जल्दी से एक ग्लास बॉक्स मंगवाती है और चैन जब उस लिटिल बनी को पकड़ कर लाता है, वो उसे एक ग्लास बॉक्स में डालकर बाहर से एक पिंजरे में रख देती है। इधर विंग और लेंजन घर आते हैं, जहां वो सभी कमरों में देखते हैं और लिटिल बनी को आवाज़ देते हैं, मगर लिटिल बनी कोई जवाब नहीं दे। अब विंग अपने उसी कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है जहां मैडम यू उसे टॉर्चर किया करती थी। वो अंदर जाने से डर रहा था। ये चीज़ जब लेंजन नोटिस करता है तो वो विंग के पास आता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ। जो सुनकर विंग लेंजन को उसके साथ मैडम यू जो सलूक करती थी वो सब कुछ बता देता है। वो सुनते ही लेंजन विंग को हक करता है और कहता है चलो यहाँ से। विंग कहता है नहीं, पर अब केवल यही कमरा है जो देखने के लिए रह गया है, क्या पता लिटिल बनी इसी रूम में बैठा हो। लेंजन कहता है ओके तो चलो अब हम दोनों चलते हैं। और फिर विंग बाहर से लाइट ऑन करता है और वो लेंजन के साथ उस रूम में चला जाता है। वहीं विंग उस कमरे में ढूंढने लगता है, मगर लेंजन की नज़र एक कंप्यूटर पर पड़ती है और वो विंग से पूछता है कि विंग यहाँ ये कंप्यूटर। विंग कहता है क्या कंप्यूटर? पर मैंने आज से पहले तो कभी भी कंप्यूटर नहीं देखा, क्योंकि हर बार इस रूम में अंधेरा रहता था। अब लेंजन न चाहते हुए भी उस कंप्यूटर को ऑन कर देता है, जिसमें पहले तो कुछ स्पेस की तस्वीर दिखाई देती है। उसके बाद वो कुछ पासवर्ड मांगता है। जो सुनकर लेंजन विंग से पूछता है विंग ये कंप्यूटर पासवर्ड मांग रहा है, क्या तुम्हें कोई पासवर्ड पता है? विंग कहता है मुझे नहीं। अब लेंजन कुछ सोचता है और विंग से पूछता है तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? विंग कहता है मेरा डेट ऑफ बर्थ। लेंजन कहता है हाँ। अब विंग लेंजन को अपना डेट ऑफ बर्थ बता देता है और जैसे ही लेंजन विंग का डेट ऑफ बर्थ उस कंप्यूटर में फिट करता है और लकीली वो कंप्यूटर ऑन हो जाता है। जैसे ही वो ऑन होता है उसमें से एक आवाज़ आती है हेलो हाय, मेरा नाम भी चांद से है और ये मेरी ब्यूटीफुल वाइफ कांसा सेरेन है जो प्रेग्नेंट है, और कुछ महीनों बाद ही मेरे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है जिसका नाम मैं और मेरी वाइफ रखने वाले हैं विभूषण, और प्यार से हम उसे विंग बुलाने वाले हैं। और साथ ही आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आगे जब हम लोग ओल्ड हो जाएंगे तब हम अपने बेबी के साथ बैठकर ये वीडियो देखेंगे। इसी तरह उसमें वीडियो चलती रहती है और हमारा विंग इतने सालों बाद अपने मॉम डैड की शक्ल देखकर
इमोशनल हो जाता है। मगर जैसे ही वीडियो आगे बढ़ती रहती है तभी उसमें एक दूसरा वीडियो भी आ जाता है जिसमें वी चांद से बताता है कि, और वो काफ़ी घबराया हुआ था। तभी वी चांद से बताता है, मेरा नाम वी चांद से है और मैं एक स्पेस साइंटिस्ट हूँ और मैंने एक ऐसा गैजेट बनाया है जो पेंडेंट की शक्ल में है। उसमें 7 रिंग बने हैं और बीच में एक लाल कलर का हाफ बीट है। मगर वो कोई मामूली पेंडेंट नहीं है बल्कि एक गैजेट है जो दूसरे प्लेनेट में सिग्नल भेजने का काम आता है। मगर कुछ लोगों को अब उस बारे में पता चल गया है और वो हमें मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं अपनी वाइफ और बेबी को लेकर इस शहर को छोड़कर जा रहा हूँ। मगर आप में से अगर कोई भी भविष्य में इस कंप्यूटर को ऑन करके कर दे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस पेंडेंट को डिस्ट्रॉय कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस पेंडेंट के लिए किसी और फैमिली की जान खतरे में पड़े। वैसे भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से खुश नहीं है कि हमने कोई खोज की है। उन्हें इंटरेस्ट इसमें है कि वो कितना पावरफुल है और उनमें क्या क्या पावर है और वो किस तरह उनके पावर को यूज कर सके। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और फिर वो वीडियो बंद हो जाती है। अब विंग अपने गले से वो पेंडेंट निकालता है। उसके गले में लेंजन पेंडेंट देखता है तो वो पूछता है, विंग ये क्या है? क्या ये वही गैजेट है जिसके बारे में तुम्हारे डैड बता रहे थे? विंग कहता है हाँ शायद। और फिर विंग अपने गले में वो पेंडेंट निकालता है और उसमें जो मोती था उसे प्रेस करता है और फिर उसमें से एक रोशनी निकलती है। और विंग याद करता है कि लिटिल बनी भी उसी दिन धरती पर आया था जिस दिन उसने पूरी रात ये पेंडेंट उजाले के लिए ऑन कर दिए के छोड़ दिया था। तभी विंग का फ़ोन रिंग करता है और विंग वो पेंडेंट बंद करता है और फिर उस कॉल को उठाता है जिसमें दूसरी तरफ से मैडम यू की आवाज़ आती है और वो विंग को बताती है उसका लिटिल बनी उसके पास है और अभी सही सलामत है और अगर वो उसे सही सलामत देखना चाहता है तो वो उसके बताए हुए पते पर पहुंच जाए। विंग कहता है प्लीज़ आंटी आप लिटिल बनी के साथ कुछ भी मत करना, मैं आ रहा हूँ और आप जैसा चाहती है मैं वैसा ही करूँगा। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी लेंजन विंग को रोकता है और विंग से कहता है वो अकेला नहीं जाएगा, मैं भी उसके साथ चलूँगा। जो सुनकर विंग कहता है नहीं लेंजन, मेरी आंटी बहुत खतरनाक है, वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। लेंजन कहता है इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। विंग कहता है नहीं लेंजन, तुम यहीं रहकर स्पेस में बाकी के एलियन को संपर्क भेजो। और वो अपना पेंडेंट लेंजन के हाथ में रखकर वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमें पता चलता है कि आखिर हमारा लेंजन लैन फैमिली से बिलोंग तो करता है मगर असल में वो एक पुलिस ऑफिसर है। साथ ही उसके अंकल लैन कुरेन एक डीएसपी है और उसका ब्रदर कमिश्नर जो कब से वी चांसे का कार एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी इस केस में नॉर्मल नहीं लगा था, क्योंकि वी चांसे एक जाने माने साइंटिस्ट थे और उनका अचानक यूँ कार एक्सीडेंट होना सभी के लिए शॉकिंग था। इसलिए जब लेंजन और एक पुलिस ऑफिसर बना तो लैन कुरेन ने लेंजन को यही केस सौंपा कि वो वी फैमिली के बेटे के बारे में पता करे और साथ ही वी चांसे के मौत का राज भी। और हमारा लेंजन को जब विंग के बारे में पता चला कि वी चांसे का एक बेटा है जिसका नाम विंग है और जब वो कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो लेंजन ने भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और वो विंग के हर हरकत पर नज़र रखता था। मगर विंग के साथ शाय नेचर होने की वजह से वो कभी भी किसी से भी बात नहीं करता था और जब उसने लेंजन को किस किया था उसके बाद भी 2 महीने तक विंग ने लेंजन से कोई बात नहीं की थी। साथ ही ये लोग अंडर कवर होकर वी चांसे की मौत का राज ढूंढ रहे थे, जो कि आज भी लेंजन को पता नहीं चलता। मगर इतना तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि मैडम यू ने विंग के साथ साथ किसी और से भी डील की होगी, इसलिए वो उस लॉकेट को ऑन करके वहीं उस घर में छुपा के रख देता है। और अब वो भी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर विंग को ट्रेस करता है, जहां उसे पता चलता है कि विंग इस समय किसी पुरानी लैब में गया है। वहीं जब विंग वहां पहुंचता है वहां मैडम यू पहले तो विंग को काफ़ी मारती है। वो पहले विंग से उन सब का बदला लेती है जो विंग ने उनके साथ किया था और जब विंग की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तब वो विंग के सामने पेपर फेंकती है और कहती है इन प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो वरना मैं तुम्हें और इस एलियन मेरा मतलब तुम्हारे लिटिल बनी दोनों को मार दूंगी। वहीं हमारा लिटिल बनी विंग की हालत देखकर तड़प रहा था। वो इस समय विंग के माइंड को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वहीं विंग लिटिल बनी की जान बचाने के लिए उन पेपर पर साइन कर देता है। मगर मैडम यू जैसे ही विंग पेपर पर साइन करता है
उसके बाद उसे भी पिंजरे में डाल देती है। और अब मैडम यू उन लोगों को बुलाती है और उनसे भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और उनसे कुछ पैसे लेकर लिटिल बनी को उनके हाथ बेच देती है। और फिर मैडम यू, जियान फेमियान और जियान चैन विंग को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। इधर वो लैब के आदमी भी लिटिल बनी को लेकर चले जाते हैं। इधर विंग लिटिल बनी के लिए रो रहा था, मगर तभी लेंजन अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और वो विंग को उस हालत में देखता है और जोर से चिल्लाता है विंग, और वो विंग का सिर अपनी गोद में रखता है, जहां विंग लेंजन से कहता है उसे छोड़ो और जाकर लिटिल बनी को बचाओ। ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं जब वो लोग लिटिल बनी को ले जा रहे थे तभी उनकी गाड़ी के सामने एक बड़ा सा यूएफओ आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो लोग अपनी गाड़ी का डायरेक्शन बदल देते हैं और उन सभी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर उस यूएफओ से हमारा टर्टल मतलब एलियन वांगजी उतरता है और वो अपने लिटिल बनी को बाहर निकालता है और उन सभी गाड़ियों को अपनी पावर से ब्लास्ट कर देता है। इधर लिटिल बनी काफ़ी पेन में था क्योंकि उसका माइंड अभी भी विंग से कनेक्ट था, इसलिए वो वांगजी से कहता है कि वो उसे विंग के पास ले चले। इधर वांगजी के पास टेलीपोर्ट होने की शक्ति थी, इसलिए वो टेलीपोर्ट होकर उसी लैब में पहुंच जाते हैं जहां विंग बेहोश हो चुका था। तभी तेज रोशनी की वजह से हमारा लेंजन उस तरफ देखता है जहां हमारे वांगजी और लिटिल बनी खड़े थे। तभी लिटिल बनी आगे आता है और वो विंग के घाव को टच करता है, जिस वजह से उसके घाव बढ़ जाते हैं। तभी हमारा लिटिल बनी लेंजन से कहता है लेंजन, अब मेरा जाने का वक्त आ गया, मगर उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल विंग एक डरा सहमा ओमेगा है और अभी वो इतना खुलकर तुमसे बात इसलिए कर पाता है क्योंकि उसका और मेरा माइंड कनेक्ट है, मगर जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगा तो हम दोनों का माइंड का कनेक्शन टूट जाएगा और फिर वो पहले जैसे ही हो जाएगा। पर तुम उससे प्यार करते हो, इसलिए उसे अपने प्यार से बदलना, उसे अच्छी मेमोरी देना, उसे फिर से उस दुख के साए में मत जाने देना जिसमें वो बचपन से रहा है। इधर विंग लिटिल बनी की सारी बातें सुन रहा था और अब वो उठता है तो देखता है इस बार लिटिल बनी अकेला नहीं है। वो लिटिल बनी को हक करता है और पूछता है तुम कैसे हो, सॉरी मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। तभी लिटिल बनी मुस्कुरा कर कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा ध्यान मेरा टर्टल रखेगा ना। और फिर वो वांगजी की तरफ देखता है। तभी विंग लिटिल बनी से कहता है वैसे हम इतने महीनों से साथ थे मगर मैंने फिर भी तुम्हारा नाम नहीं पूछा, वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है। लिटिल बनी कहता है मेरा नाम आचिन है। तभी लिटिल बनी कहता है ओके विंग, अब मेरा जाने का टाइम आ गया है, अब मैं चाहता हूँ और हाँ मैं चलता हूँ, और हाँ जब भी तुम मुझे दिल से याद करोगे मैं तुम्हें यूनिवर्स से देखूंगा और हो सके तो मिलने भी आऊँगा। विंग हाँ में सिर हिलाता है और एक बार फिर से लिटिल बनी को हक करता है, मगर जाते जाते लिटिल बनी विंग का हाथ लेंजन के हाथ में दे देता है और फिर वो भी वांगजी का हाथ पकड़ता है। उसके बाद वो भी 2-4 कदम चलते हैं, तभी एक तेज रोशनी होती है और वो दोनों गायब हो जाते हैं। इधर जैसे ही लिटिल बनी का यूएफओ अंतरिक्ष में जाता है उसका माइंड कनेक्शन विंग से टूट जाता है और फिर विंग पहले की तरह ही डरा सहमा हो जाता है। और वो जैसे ही लेंजन के हाथ में अपना हाथ देखता है वो जल्दी से हाथ हटाता है और लेंजन को कहता है सीनियर ये आप क्या कर रहे हैं और आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। तभी लेंजन कहता है हाथ छोड़ो विंग, मैं तो तुम्हें सारा पकड़ने वाला हूँ। और विंग फिर विंग को अपनी बाहों में खींचता है और तुरंत उसकी लिप्स को कैप्चर कर लेता है। और अब हम सीन सीधा 5 साल बाद का देखते हैं जहां विंग ने फैसला कर लिया था कि वो अपने डैड की तरह ही एक स्पेस साइंटिस्ट बनेगा और अब वो बन भी गया था। वहीं उनका एक 5 साल का बेटा भी था आयुआन, जो माइंड से बहुत ही तेज था। शायद उसके अंदर कुछ गुण एलियन के आ गए थे, क्योंकि आप सबको याद होगा चाहे जैसे भी रहा हो मगर विंग का माइंड कुछ समय तक लिटिल बनी से कनेक्ट था और जब विंग का दिमाग लिटिल बनी से कनेक्ट था उसी समय वो लेंजन के साथ इंटीमेट हुआ था, इसलिए उसका थोड़ा बहुत गुण विंग के बेबी में आ गए थे। और वहीं हमारा लेंजन एक अंडरकवर कॉप की तरह काम कर रहा था, मगर अब उसने सबके सामने स्वीकार कर लिया था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो एक मिशन के चलते कॉलेज गया था। खैर वी चांसे के कातिल तो आज तक नहीं मिले थे, मगर मैडम यू, जियान फेमियान और जियान चेन तीनों जेल में चक्की पीस रहे थे। वहीं एक दिन वो पेंडेंट उसी कमरे में हमारे आयुआन के हाथ लग गया था और उसने वो बटन प्रेस कर लिया था, जिस वजह से हमारे लिटिल बनी को पता चल गया था कि विंग उसे सूचना भेज रहा है। इसलिए वो इस बार अपने हस्बैंड वांगजी से कहता है कि चलो ना
वो एक बार अर्थ पर जाकर बीइंग से मिलते हैं और फिर दूसरे ही पल लिटिल बनी, वांग जी और उनका बेटा लिटिल टर्टल वो सब लोग लैंड मेंशन के बाहर थे। और जैसे ही हमारा लिटिल बनी डोरबेल प्रेस करता है तो हमारा आयुआन गेट खोलता है और वो तीनों से पूछता है कि आप लोग कौन है और आपको किससे मिलना है। तभी हमारा विंग किचन से बाहर आता है और वो जैसे ही लिटिल बनी को देखता है वो उसे देखकर शॉक और जाकर तुरंत उसे हक करता है और पूछता है तुम यहाँ कैसे। तभी लिटिल बनी कहता है अरे यार तुमने ही तो सूचना भेजी थी। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है और वो उन लोगों को बिठाता है और आयुआन से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई पेंडेंट मिला। आयुआन हाँ कहता है और फिर वो अपनी जेब से वो पेंडेंट निकाल कर देता है और विंग को पेंडेंट दिखाता है, दे देता है। उसके बाद वो कुछ देर लिटिल बनी से बात करता है और फिर कुछ देर बाद वो तीनों फिर से अपने प्लेनेट में वापस चले जाते हैं। तो गाइस यही मैं अपनी स्टोरी को समाप्त करती हूँ। और हाँ गाइस, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के लिए है। वैसे मुझे नहीं पता कि ऐसी दूसरी दुनिया हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है या नहीं, लेकिन हम नेट पर ढूंढकर देखें तो काफ़ी साइंटिस्ट दावा करते हैं कि ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती है। बस उसी बेस पर मैंने अपनी इमेजिनेशन से ये स्टोरी बनाई है। अब आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करना। और अब आपसे कल मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।